नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और जरूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूले ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सके। गुरुवार यानी 23 अक्टूबर को भारतीय शेयर बाजार पूरी रफ्तार से खुलने की तैयारी में है। गिफ्ट निफ्टी में सुबह से ही जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। ये तेजी सिर्फ तकनीकी कारणों से नहीं बल्कि 3 बड़े पॉजिटिव फैक्टर्स के चलते है। अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील की उम्मीद, विदेशी निवेशकों की लगातार खरीदारी और घरेलू बाजार में बुल्स का दबदबा। इस वजह से एक्सपर्ट्स का मानना है कि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में जोरदार ओपनिंग देखने को मिल सकती है। गिफ्ट निफ्टी ने सुबह लगभग 370 पॉइंट की तेजी दिखाई और अब तक 26,283 के हाई तक पहुंच गया है। इसकी तुलना प्रीवियस क्लोज 26,917 और ओपन 25,781 से की जाए तो साफ पता चलता है कि मार्केट में निवेशकों का भरोसा और उत्साह दोनों बढ़े हैं। अमेरिका और भारत के बीच नई ट्रेड डील की चर्चा जोरों पर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय निर्यातकों को राहत देने के लिए अमेरिकी टैरिफ को 50% से घटाकर करीब 15% करने की बात कही है, जिससे भारत के कपड़ा, इंजीनियरिंग और दवा उद्योग को बड़ा फायदा हो सकता है। ये समझौता भारत अमेरिका के बीच बढ़ते व्यापारिक रिश्तों की दिशा में अहम कदम है। अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान सस्ता होगा और कंपनियों को ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे, जिससे निर्यात, रोजगार और निवेश तीनों में तेजी आएगी। इस डील में ऊर्जा और कृषि क्षेत्र दोनों अहम हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल खरीद घटाए और अमेरिकी एनर्जी डील्स बढ़ाए। अगर ऐसा होता है तो भारत को टैरिफ में और राहत मिल सकती है। हालांकि ये ऊर्जा कीमतों पर थोड़ी चुनौती भी ला सकता है। कृषि के मोर्चे पर भारत अमेरिकी मक्का और सोयाबीन के आयात को बढ़ाने पर विचार कर सकता है। इससे अमेरिकी किसानों को फायदा होगा और भारत में फीड और एथेनॉल इंडस्ट्री को कच्चा माल सस्ता मिलेगा। हालांकि घरेलू किसानों के लिए थोड़ा दबाव भी बन सकता है। विदेशी निवेशकों की लगातार खरीदारी भी मार्केट को सपोर्ट दे रही है। अक्टूबर में एफआईआईज ने कुल 300 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीदारी की है, जिसमें अकेले 20 अक्टूबर को 790 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई थी। लगातार 5 सत्र से एफआईआईज खरीदार बने हुए हैं। वहीं घरेलू निवेशकों ने इसी दौरान 607 करोड़ रुपए की बिकवाली की, लेकिन विदेशी निवेश का पॉजिटिव ट्रेंड बाजार को ऊपर की ओर धकेल रहा है। विशेष रूप से बैंकिंग, एनर्जी और ऑटो सेक्टर में गुरुवार को तेजी देखने को मिल सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में 0.5% से 1% तक का उछाल संभव है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इसी को ध्यान में रखते हुए 23 अक्टूबर से 15 कंपनियों के शेयरों के प्राइस बैंड यानी सर्किट लिमिट में बदलाव किया है। इसका मकसद है किसी भी शेयर में अचानक तेजी या गिरावट पर नियंत्रण रखना। उदाहरण के लिए ट्रैवल्स एंड रेंटल्स और कोर फूड्स का सर्किट 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वहीं फैबटेक टेक्नोलॉजीज और ओम मेटालॉजिक का सर्किट 5% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। भारत ने ग्रीन एनर्जी में अब एक नया अध्याय शुरू किया है। पिछले 10 सालों में देश की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता 35 गीगावाट से बढ़कर 197 गीगावाट हो चुकी है और अब फोकस सिर्फ उत्पादन नहीं बल्कि सिस्टम सुधार पर है। सरकार ने साफ किया है कि अब अगला फोकस ऑफशोर विंड एनर्जी और पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज पर होगा। इससे कंपनियां जैसे सुजलॉन एनर्जी को नए ऑर्डर और स्थिर ग्रोथ का बड़ा मौका मिलेगा। पम्प्ड स्टोरेज और ग्रिड नेटवर्क के मजबूत होने से बिजली सप्लाई स्थिर रहेगी। इससे पवन और सौर ऊर्जा से जुड़ी कंपनियों के लिए मार्केट और निवेश का माहौल दोनों मजबूत होंगे। सरकार की पीएलआई स्कीम, ड्यूटी राहत और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने वाली नीतियों से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों जैसे सुजलॉन को सीधा फायदा मिलेगा। इससे भारत की एनर्जी सप्लाई चेन भी आत्मनिर्भर बनेगी। ग्रीन एनर्जी अब सरकार की लंबी अवधि की प्राथमिकता बन चुकी है। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है और विदेशी निवेश भी इस क्षेत्र में तेजी से आ रहा है, जो पूरी इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव संकेत है। भारत का नया ट्रांसमिशन नेटवर्क 2.4 लाख करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है, जो रिन्यूएबल एनर्जी को देश के हर हिस्से तक पहुंचाएगा। 2032 तक इसकी क्षमता 168 गीगावाट तक पहुंचने की योजना है। अब सरकार ने मार्केट के आधारित रिन्यूएबल एनर्जी ट्रेडिंग के लिए वर्चुअल पावर परचेज एग्रीमेंट्स को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। इससे कंपनियां ग्रीन एनर्जी का अनुबंध कर पाएंगी बिना फिजिकल डिलीवरी की जरूरत के, जिससे निवेश को सुरक्षा और लचीलापन दोनों मिलेगा।
चार्ट पर देखें तो सुजलॉन एनर्जी पिछले कुछ हफ्तों से दबाव में है। 23 सितंबर के बाद से स्टॉक 60.30 रुपए के स्तर से फिसलते हुए करीब 10% गिर चुका है। पिछले 6 महीनों में भी इसी तरह की गिरावट रही है। हालांकि अब स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल के करीब टिकता दिख रहा है, जिससे ये उम्मीद बनती है कि आने वाले दिनों में इस विंड एनर्जी स्टॉक में रिकवरी देखने को मिल सकती है। दिवाली 2025 में देश भर में रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी देखने को मिली। इस बार कुल कारोबार करीब 6.05 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जिसमें ज्यादातर हिस्सा रिटेल सेल्स का रहा और करीब 65,000 करोड़ रुपए सर्विस सेक्टर से आई। CAIT की रिपोर्ट के मुताबिक ये पिछले साल से 25% ज्यादा है। खास बात ये रही कि 87% लोगों ने भारतीय सामान खरीदे, जिससे लोकल बाजारों में जबरदस्त रौनक लौटी और वोकल फॉर लोकल का असर साफ दिखा। रिपोर्ट बताती है कि इस बार पारंपरिक बाजारों में फिर से जान लौट आई है। GST में सुधार और स्वदेशी प्रोडक्ट्स की बढ़ती मांग ने इस साल के फेस्टिव सीजन को बेहद सफल बना दिया। सेक्टरवार देखें तो किराना और FMCG ने 12%, सोना ज्वेलरी 10%, इलेक्ट्रॉनिक्स और होम डेकोर जैसे सेगमेंट ने 10% हिस्सेदारी निभाई। वहीं सर्विस सेक्टर में भी 65,000 करोड़ का बिजनेस हुआ, जिससे करीब 50 लाख अस्थायी नौकरियां बनी, खासकर पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स और रिटेल सर्विस में। इस बार व्यापारी और ग्राहक दोनों का भरोसा रिकॉर्ड स्तर पर रहा। ट्रेडर कॉन्फिडेंस इंडेक्स 8.6 और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स 8.4 तक पहुंच गया, जो पिछले 10 सालों में सबसे ऊंचा है। रिपोर्ट में कहा गया कि इस ग्रोथ में ग्रामीण और छोटे शहरों की बड़ी भूमिका रही, जिन्होंने कुल व्यापार में करीब 28% योगदान दिया। इससे साफ है कि अब छोटे शहर भी भारत की आर्थिक ताकत बनते जा रहे हैं। CIAT ने सरकार से छोटे व्यापारियों के लिए कई सुझाव दिए हैं, जैसे GST प्रक्रिया को आसान बनाना, सस्ती क्रेडिट सुविधा देना, Tier 2 और Tier 3 शहरों में लॉजिस्टिक्स हब बनाना और डिजिटल पेमेंट पर कम चार्ज लगाना। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब बाजार की दिशा संबत 2022 में और बेहतर दिख सकती है, क्योंकि घरेलू खपत बढ़ रही है, ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है और सरकार का कैपिटल खर्च भी बढ़ रहा है। अब आते हैं टाटा मोटर्स पर, जिसने नवरात्रि से दिवाली तक के सिर्फ 30 दिनों में 1 लाख से ज्यादा गाड़ियों की डिलीवरी की। ये पिछले साल के मुकाबले 33% ज्यादा है। कंपनी के MD शैलेश चंद्र ने बताया कि SUV सेगमेंट ने इसमें सबसे बड़ा योगदान दिया। खासकर नेक्सॉन और पंच जैसी गाड़ियों ने धमाल मचा दिया। नेक्सॉन की 38,000 यूनिट्स बिकी, यानी 73% की ग्रोथ, जबकि पंच की 32,000 यूनिट्स बिकी, जो 29% ज्यादा रही। इसी तरह टाटा की EV रेंज की भी जबरदस्त डिमांड रही। फेस्टिव सीजन में 10,000 से ज्यादा EV बेची गईं, जो 37% की ग्रोथ दिखाती हैं। इससे साफ है कि भारत में अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां मेन स्ट्रीम विकल्प बन रही हैं। दिवाली के मौके पर क्विक कॉमर्स सेक्टर में धमाका कर दिया है। इस बार ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट और जेप्टो जैसी कंपनियों ने रिकॉर्ड तोड़ फेस्टिवल सेल्स की हैं। हर साल ये ट्रेंड और तेज होता जा रहा है, जिससे साफ है कि क्विक कॉमर्स अब भारत का सबसे तेजी से बढ़ता बिजनेस बन चुका है। इस मार्केट में ब्लिंकिट सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है। पहले इसका मार्केट शेयर करीब 30% था, लेकिन अब ये 50% के पार पहुंच गया है, यानी आधा बाजार ब्लिंकिट के कब्जे में है और बाकी खिलाड़ी जैसे इंस्टामार्ट और जेप्टो अब पीछे छूटते नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की। पहले ये कंपनी सिर्फ ऑयल और केमिकल बिजनेस तक सीमित थी, लेकिन अब रिलायंस रिटेल और जियो ने इसे नए स्तर पर पहुंचा दिया है। जियो और रिटेल दोनों ही कंपनी के लिए अरबों डॉलर की कमाई लेकर आए हैं। अब रिलायंस एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में। कंपनी अगले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली 6 माही से सोलर पावर जनरेशन बिजनेस शुरू करेगी। ये प्रोजेक्ट गुजरात के कच्छ में शुरू होगा और इसकी शुरुआती वैल्यू करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। मतलब साफ है कि रिलायंस अपने पारंपरिक ऑयल बिजनेस से आगे बढ़कर भविष्य की एनर्जी यानी ग्रीन पावर पर दांव लगा रही है। जैसे पहले जियो और रिटेल ने ग्रोथ दी, वैसे ही अब रिन्यूएबल एनर्जीज का अगला बड़ा ग्रोथ इंजन बन सकता है। रिलायंस का IA क्लाउड बिजनेस भी लगातार बढ़ रहा है, जिसमें अब तक 4.2 करोड़ यूजर्स जुड़ चुके हैं। कंपनी खुद को सिर्फ एक एनर्जी जायंट नहीं, बल्कि एक टेक और इनोवेशन लीडर के रूप में भी स्थापित कर रही है। अब आते हैं ज़ीरोधा की तरफ। ज़ीरोधा के फाउंडर नितिन कामत ने निवेशकों को चेतावनी दी है कि मार्केट में बबल जैसी स्थिति बनती दिख रही है। उन्होंने कहा कि लालच कभी खत्म नहीं होता, इसलिए ऐसे बबल बार बार बनते और फूटते रहते हैं। अब बात टाटा ट्रस्ट की करें तो वहां अंदरूनी हलचल जारी है। ताज़ा खबर है कि वेणु श्रीनिवासन को लाइफ टाइम के लिए टाटा ट्रस्ट में रीअपॉइंट किया गया है। अब सभी की नज़र मेहुल मिस्त्री के रीअपॉइंटमेंट पर है, जो फिलहाल चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। अब चलते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की ओर। यूनिलीवर अपनी आइसक्रीम ब्रांड मैग्नम को अलग करके IPO लाने की योजना बना रहा था, लेकिन अमेरिका में चल रहे गवर्नमेंट शटडाउन की वजह से ये डीमर्जर फिलहाल टल गया है। जब तक अमेरिका में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन से अप्रूवल नहीं मिलता,
तब तक मैग्नम आईपीओ आगे नहीं बढ़ पाएगा। यानी अब इस डील के लिए निवेशकों को थोड़ा इंतजार करना होगा। अब बात करते हैं ओला की। कंपनी के सीईओ भावेश अग्रवाल और उनके टॉप अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। एक महिला कर्मचारी ने मैनेजमेंट पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे ओला की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ग्लोबल मार्केट में दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका और चीन फिर से आमने सामने हैं। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अगर 1 नवंबर तक व्यापारिक समझौता नहीं हुआ तो चीन से आने वाले आयात पर 5% का भारी टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिका पहले ही 55% तक टैरिफ लगा चुका है और अगर ये नया टैक्स लागू होता है तो ये अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक झटका साबित हो सकता है। इसका सीधा मकसद है चीन की उन धातुओं पर निर्भरता खत्म करना जो इलेक्ट्रिक वाहनों और रक्षा उपकरणों में काम आती हैं। अगर ये टैरिफ वाकई लागू हुए तो पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन हिल जाएगी, उत्पादन महंगा होगा और कंपनियों के मुनाफे पर दबाव बढ़ेगा। इसका असर अमेरिकी उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा क्योंकि सामान महंगे होंगे। इसी डर से ग्लोबल मार्केट्स में बिकवाली बढ़ गई है। निवेशक अब शेयरों से पैसा निकालकर सोने और बॉन्ड्स जैसे सुरक्षित साधनों में शिफ्ट कर रहे हैं। वहीं अमेरिका में महंगाई बढ़ने का खतरा भी बढ़ गया है, जिससे फेडरल रिजर्व को ब्याज दरें ऊंची रखनी पड़ सकती हैं। ऐसे वक्त में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया है। दोनों देश करीब $8.5 बिलियन का निवेश करेंगे ताकि रणनीतिक खनिज परियोजनाओं में विकसित की जा सके और चीन पर निर्भरता घटाई जा सके। इस साझेदारी के तहत अमेरिका ऑस्ट्रेलियाई खदानों में हिस्सेदारी लेगा और लंबे समय के लिए जरूरी खनिजों की सप्लाई सुनिश्चित करेगा। इसके साथ दोनों देशों ने $3.8 बिलियन के सैन्य उपकरणों की डील भी की है, जिससे रक्षा सहयोग और मजबूत होगा। इस खबर से ऑस्ट्रेलिया की माइनिंग कंपनियां जैसे अराफुरा रेयर अर्थ्स, एल्कोआ और नॉर्दर्न मिनरल्स के शेयरों में बढ़िया तेजी देखी गई है। ये सौदा ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट के लिए एक बड़ा बूस्ट बन गया है। अमेरिका के लिए भी ये समझौता रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। अब उसके सेमीकंडक्टर, डिफेंस और ईवी सेक्टर को जरूरी खनिजों की सप्लाई लेकर चिंता नहीं रहेगी, जिससे निवेशकों का भरोसा और बढ़ेगा। अब अगर यूएस मार्केट की बात करें तो कई बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स अच्छे आने की वजह से डाउ जोन्स में तेजी दिखी, लेकिन नास्डैक दबाव में है क्योंकि शटडाउन और बजट डेडलॉक की स्थिति अब भी बनी हुई है। आज अमेरिकी गवर्नमेंट शटडाउन का 22वां दिन है और 11वां सीनेट वोट भी फेल हो गया है। लाखों सरकारी कर्मचारी बिना वेतन के हैं, जिससे जनता में गुस्सा बढ़ रहा है। ट्रंप इस बीच अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लगातार बयान दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने हमास को चेतावनी दी कि अगर उसने समझौते का उल्लंघन किया तो कार्रवाई बेहद सख्त होगी, लेकिन अपने देश के आर्थिक संकट को लेकर वे अपेक्षाकृत शांत हैं। इस सब के बीच कुछ विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिकी शेयर बाजार 1929 के बाद के सबसे बड़े बियर मार्केट की ओर बढ़ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो इसका असर भारत सहित पूरी दुनिया पर पड़ेगा, खासकर आईटी और फार्मा सेक्टर पर जो अमेरिका पर निर्भर है। यूरोप की हालत भी कुछ बेहतर नहीं है। ज्यादातर देशों का जीडीपी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लगभग ठहराव पर है। आर्थिक सुस्ती का असर वहां के बाजारों में साफ दिख रहा है। अब भारत की बात करें तो भारत फिलहाल बहुत संतुलित रणनीति पर चल रहा है। रूस के साथ उसका डिफेंस सहयोग जारी है और जल्द ही भारत $10 करोड़ का नया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद सकता है। इन तमाम वैश्विक तनावों के बीच भारत के बाजार की स्थिति फिलहाल स्थिर है। अमेरिकी एडीआर्स के मुताबिक इन्फोसिस, विप्रो और आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में बढ़त दिखी है, जबकि एचडीएफसी बैंक थोड़ी कमजोरी के बावजूद लगभग स्थिर बना हुआ है। अब बात करते हैं एनएमडीसी की। कंपनी के शेयर करीब 75.69 के आसपास बंद हुए हैं और इस पर आज हल्की तेजी दिखी। बड़ी खबर यह है कि एनएमडीसी को बीआईएस लाइसेंस मिल गया है। ये हॉट रोल स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है और भारत में ऐसा लाइसेंस पाने वाली ये पहली कंपनी बन गई है। इसका फायदा कल के सत्र में स्टॉक को मिल सकता है। अब बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की। आज मामूली गिरावट दिखी, लेकिन कंपनी के लिए ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने 30% तक के अपसाइड की उम्मीद जताई है। पिछले 5 सालों में रिलायंस ने बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए थे, लेकिन अब एनालिस्ट्स मान रहे हैं कि आने वाले समय में इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। जेफरीज की दूसरी सिफारिश जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर आई है। कंपनी के हालिया नतीजे बहुत शानदार रहे, मुनाफा लगभग 3 गुना बढ़ा है। इतने मजबूत रिजल्ट के बाद एनालिस्ट्स मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में जेएसडब्ल्यू एनर्जी में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अब आते हैं एचडीएफसी बैंक पर, जो देश की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है। जेफरीज ने स्टॉक में करीब 22% की अपसाइड का अनुमान दिया है। बैंक के मजबूत बिजनेस और फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए ये लंबी अवधि के लिए एक भरोसेमंद काउंटर माना जा रहा है। इंडसइंड बैंक पर भी जेफरीज ने 22% की अपसाइड की संभावना बताई है। हालांकि वक्ता को ये बैंक व्यक्तिगत तौर पर पसंद नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें भी निकट भविष्य में अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है।
ICICI बैंक पर भी नजर रखना जरूरी है। इस स्टॉक पर प्रभुदास लीलाधर ने 1800 रुपए का टारगेट दिया है और इसे एक भरोसेमंद बैंक बताया है। वक्ता ने खुद अपने पोर्टफोलियो में इसे लंबे समय से रखा है और लगभग 50 से 60% के रिटर्न्स हासिल किए हैं, जो इसके मजबूत फंडामेंटल्स को दिखाता है। जिंदल स्टील की बात करें तो कंपनी के ग्रुप से जुड़े पॉजिटिव अपडेट्स आए हैं, जिससे आने वाले सत्रों में इस स्टॉक में भी एक्शन देखने को मिल सकता है। यूएई के सबसे बड़े बैंक DIB ने HCL टेक के साथ साझेदारी की है ताकि बैंकिंग सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा सके। ये कदम बैंक के पूरे सिस्टम को स्मार्ट, तेज और डेटा ड्रिवन बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसे जाइटेक्स ग्लोबल 2025 में घोषित किया गया। यूनाइटेड ब्रूवरीज की प्रमोटर कंपनी हाइनेकेन ने बताया कि भारत में बियर की बिक्री मानसून में भारी बारिश के चलते थोड़ी घटी है। हालांकि कंपनी की कुल आय में मामूली बढ़त रही, क्योंकि राज्यों में कीमतें बढ़ी और प्रीमियम प्रोडक्ट्स की बिक्री बेहतर हुई। जियोजित फाइनेंशियल के दूसरे तिमाही के नतीजे कमजोर रहे। कंपनी का मुनाफा करीब 59% गिरकर 23.5 करोड़ रुपए पर आ गया और राजस्व में भी 22% की गिरावट हुई, जो ब्रोकिंग बिजनेस में घटती एक्टिविटी को दर्शाता है। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स को JB केमिकल्स में हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी कंपटीशन कमीशन से मिल गई है। करीब 19,500 करोड़ रुपए के सौदे के बाद कंपनी का जेनेरिक दवाओं के बाजार में दायरा और मजबूत होगा। BPCL और मनप्पुरम फाइनेंस दोनों ने अक्टूबर के आखिर में बोर्ड मीटिंग तय की है, जिसमें सितंबर तिमाही के नतीजों के साथ अंतरिम डिविडेंड पर भी विचार किया जाएगा। निवेशकों की नज़र इन बैठकों पर बनी हुई है। अब बात करते हैं उन 5 शेयरों की जो फिलहाल अपने 52 वीक लो पर ट्रेड कर रहे हैं, यानी ये स्टॉक्स पिछले 1 साल के सबसे निचले स्तर पर हैं और यही इन पर ध्यान देने की सबसे बड़ी वजह बनती है। पहला स्टॉक है वरुण बेवरेजेस। ये कंपनी अपने 1 साल के लो के आसपास ट्रेड कर रही है और पिछले साल के मुकाबले करीब 23% नीचे है। हालांकि कंपनी का प्रॉफिट पिछले 4 सालों में हर बार बढ़ा है, कोई घाटा नहीं हुआ। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक लगातार मजबूत परफॉर्म करता आया है। दूसरा स्टॉक है HPS इंडिया लिमिटेड। ये भी पिछले 1 साल में करीब 16% गिर चुका है और अपने लो लेवल्स पर है। कंपनी हर साल मुनाफा कमा रही है और बीच में थोड़ी गिरावट के बाद फिर से प्रॉफिट बढ़ाने में कामयाब रही है। ऐसे कंसिस्टेंट रिजल्ट्स अच्छी कंपनियों की पहचान होते हैं। तीसरा स्टॉक है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। ये स्टॉक लिस्टिंग के बाद से अभी तक अपने बॉटमिंग जोन में है। कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता जा रहा है, 710 करोड़ से बढ़कर 2000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, यानी बिजनेस मॉडल मजबूत है और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ की गुंजाइश भी बड़ी है। चौथा स्टॉक है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। ये कंपनी टायर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी है और इस समय अपनी 1 साल के सबसे निचले स्तर के करीब है। पिछले 4 सालों में इसका प्रॉफिट 1400 करोड़ से बढ़कर 1655 करोड़ रुपए तक पहुंचा है। टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों ही लिहाज से ये एक सॉलिड कंपनी है। पांचवा स्टॉक है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। ये L&T ग्रुप की कंपनी है और फिलहाल 4200 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। पिछले 1 साल में लगभग 20% गिरावट आई है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट हर साल लगभग 1000 करोड़ से बढ़कर 1300 करोड़ रुपए तक गया है। लॉन्ग टर्म में इसमें ग्रोथ पोटेंशियल मौजूद है।